हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का। वेलकम टू आवर चैनल रेडी टू रीड। तो जो हमारा पिछला इंट्रैक्शन हुआ था, पिछला जो लेक्चर था, उसमें हमने आपको यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कंप्लीट कर दिया था और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है ये समझाया था। ठीक, फिर ये बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो तरह का मोशन होता है, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन तब होता है जब वेलोसिटी वेरिएबल हो। अब वेलोसिटी के वेरिएशन का तरीका जो है वो एक रेगुलर पैटर्न में हो सकता है या इर्रेगुलर पैटर्न में हो सकता है। जब वेलोसिटी एक रेगुलर पैटर्न के साथ चेंज हो रही हो तो वेलोसिटी बदलने का जो रेट आता है वो रेट कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी बदलने का जो रेट आता है वो रेट कांस्टेंट होता है। ठीक, तो मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। ठीक, और यदि इर्रेगुलर पैटर्न में चेंज हो रहा है वेलोसिटी, कभी बढ़ जा रहा है कभी घट जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वेलोसिटी के चेंज होने का रेट फिक्स्ड नहीं है, इर्रेगुलर है। तो उस कंडीशन में अलग अलग इंटरवल में एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग होगी। तो इसका मतलब तब उसे कहेंगे कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है। अब उसमें से हमें पहले डिस्कस करना है किसके लिए, यदि एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक, मतलब मोशन नॉन यूनिफॉर्म। ठीक, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। विद एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक, तो अगर ये एक पार्टिकल हो जिसका ए पॉइंट पे सरल रेखा में मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में, ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी u हो और बी तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी v हो जाए, ए से बी इसका डिस्प्लेसमेंट s हो, यहां समय 0 और ये वाला समय t मान लें। तो 0 से t सेकेंड के बीच में स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ। कौन सा मोशन, 1D पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ। ऑब्जेक्ट ए से कहां तक गया, तो ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया। ए पे वेलोसिटी क्या है u, बी पे क्या है v। ठीक, तो डिफिनीशन से एक्सेलरेशन क्या होगा, तो v माइनस u अपॉन t होगा। ठीक, चूंकि एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन में है तो यहां पे हमें वेक्टर नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी आई कैप में होगा और ये भी आई कैप में होगा, या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड। मैंने कहा था पहले से कि 1D करने के लिए वेक्टर नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, सिर्फ दो डायरेक्शन से फॉरवर्ड बैकवर्ड चुन लेंगे, एक को पॉजिटिव दूसरे को निगेटिव, काम चल सकता है। ठीक, इसलिए इसे बिना वेक्टर नोटिफिकेशन के लिखते हैं। इसका एक कतई अर्थ नहीं कि ये वेक्टर नहीं है, वेक्टर है। तो AT बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस u। तो v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस AT। ये फर्स्ट इक्वेशन होता है। वेक्टर नोटिफिकेशन में वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में v इक्वल टू u प्लस AT, v इक्वल टू u प्लस
80। अब मान लेते हैं जैसे हम कहते हैं क्यों वेक्टर फॉर्म में ना ही लिख के भी काम चला सकते हैं। तो अगर इसमें u की डायरेक्शन देखें तो आई कैप, तो वी आई कैप बराबर यू आई कैप प्लस ए आई टी आई कैप। तो इसका मतलब कि यहां से आई कैप और u प्लस ए टी आई कैप, ये दोनों आई कैप है और वेलोसिटी भी आई कैप में है। तो उस कंडीशन में इस आई कैप का महत्व जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हम उसको उस फॉर्म में लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, आगे बात समझ में। लेकिन सिस्टम ये कहता है कि जब भी हमें लिखना चाहिए वेक्टर को तो उसके ऊपर तीर का निशान होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया इसको। ठीक, हो गया बात। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो, डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और एवरेज वेलोसिटी मतलब मीन वेलोसिटी v प्लस यू बाई 2 इंटू टाइम t बराबर s। ठीक, अब s बराबर इक्वेशन फर्स्ट से v की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, u प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी प्लस u बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। तो 2u t प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा हुआ गति का समीकरण का दूसरा। ठीक, वेक्टर फॉर्म में s इक्वल टू यू वेक्टर और प्लस एक और वेक्टर है a, टाइम वेक्टर तो है, वेक्टर फॉर्म में ये होगा वेक्टर s इक्वल टू वेक्टर यू टी प्लस हाफ वेक्टर ए टी स्क्वायर। समझ गए। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, ये जनरल मेथड से मैं बता दे रहा हूं। हो गया। तो इसको क्या करिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नोट कर चुके होंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। यहीं से डिस्प्लेसमेंट इज बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। इस सबसे परिचित हो गया। तो v प्लस यू बाई टी बाई 2 इंटू टी। इक्वेशन 1 से v प्लस यू बाई 2 और t हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। कैसे, तो v माइनस यू बराबर ए टी। ठीक भाई, यही होता है ना, v इक्वल टू कितना, u प्लस ए टी। तो v माइनस यू बटा ए बराबर टी। तो ये हो गया। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a बराबर s। तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आ गया इक्वेशन 3। ठीक, नोट कर चुके होंगे, इसको नोट कर लेना है, ध्यान रखिएगा, फिर आगे बढ़ो। ठीक, इसी को वेक्टर फॉर्म में, तो v के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। मतलब ये जो आया यहां भी स्केलर है, ये भी स्केलर है और डॉट प्रोडक्ट भी स्केलर होता है। तो ये जो थर्ड इक्वेशन होता है वो स्केलर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, वेक्टर फॉर्म में नहीं होता है, स्केलर फॉर्म में होता है। मैग्नीट्यूड से मतलब रहता है। ये डॉट प्रोडक्ट करके आएगा वो भी स्केलर क्वांटिटी होगा। और ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ भी क्या है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन यहाँ पे ये वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है, मोड नहीं लगा। इसका मतलब यहाँ
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सिग्निफिकेंट होगा। इस फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सिग्निफिकेंट होगा। फर्स्ट लॉ में भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का इंपॉर्टेंस होगा। हाँ, 1D मोशन में डायरेक्शन को हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन 2D में बिल्कुल नहीं। और थर्ड इक्वेशन में सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं रहता। ठीक, तो ये तीनों इक्वेशन हो गए जनरल मेथड से। ठीक, याद रखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है, इनको यूज करते समय वेक्टर का ध्यान रखा जाता है। थर्ड इक्वेशन स्केलर फॉर्म में यहां, ठीक, कंफर्म। थर्ड इक्वेशन स्केलर फॉर्म में, फर्स्ट और सेकेंड वेक्टर फॉर्म। हाँ, अभी तक फिलहाल 1D मोशन करते समय तक हमें फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन किसी में भी जनरली वेक्टर रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। करेंगे कोई बात नहीं है, ठीक, लेकिन उसके बिना भी काम चल सकता है। तो जबरदस्ती उतना ज्यादा ज्ञान दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इसको क्या करिए, नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी को दूसरे तरीके से देखें। दूसरे तरीके से कैसे, ग्राफिकल। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या ऐसे है कि एक ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, 0 सेकेंड से t सेकेंड के बीच में, a से b। तो अगर ये वेलोसिटी हो और एक टाइम, जब टाइम 0 था तो स्पीड u था, वेलोसिटी u था। जब टाइम t हुआ तो वेलोसिटी बढ़ के v हो गया। जब टाइम क्या हुआ, t हुआ। ठीक, तो एक ऑब्जेक्ट का जब समय 0 था उस समय वेलोसिटी u था। समय बढ़ते बढ़ते t हुआ तो वेलोसिटी u से बढ़ते बढ़ते v हो गया। ये आपका vt ग्राफ बना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक, अब यहां से एक लाइन खींचें, इस पे परपेंडिकुलर एंड ये एंगल कितना हो, थीटा। तो यहां से ये इंटरवल, यहां से ये इंटरवल कितना होगा, t माइनस 0, और ये इंटरवल कितना होगा, तो ये होगा v माइनस u, क्योंकि ये है u और ये है v। तो ग्राफिकल मेथड, ट्रायंगल ANB में tan थीटा इस ग्राफ का स्लोप होगा। स्लोप बराबर क्या होता है, तो ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, पहले ही बता चुका हूं। VT ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो A बराबर कितना होगा, तो परपेंडिकुलर v माइनस यू बटा बेस, बेस कितने का, t माइनस यू होगा। तो इसका मतलब AT बराबर v माइनस यू, तो v बराबर u प्लस ए। ठीक, फिर अगेन हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ
VT ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है किसके साथ, विद टाइम एक्सिस। ठीक, तो कौन सा एरिया, तो टाइम के साथ जो पूरा एरिया बनेगा, तो कौन सा एरिया, तो एरिया ओ से ए बी एम, ये एरिया होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड है BM और OA प्लस BM, ये पैरेलल साइड है, ये ट्रेपेजियम है, और इनटू हाइट कितना है, तो AM है। ऐसा स्ट्रक्चर अगर हो तो इस स्ट्रक्चर के लिए ये पैरेलल साइड हो गया और ये इसका हाइट हो गया, तो इसका एरिया होता है सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट S बराबर कितना, तो हाफ OA कितना, तो U, M कितना V, और N कितना T। फिर इक्वेशन 1 से V की वैल्यू पुट कर दें, तो हाफ U प्लस AT इंटू T, इसका मतलब 1/2 2UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये मेथड आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग। तो S बराबर UT प्लस हाफ AT। अब इसमें जो मैंने कराया वो ध्यान रखिएगा, ये एकदम विदित बात है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो वेलोसिटी टाइम यदि ग्राफ हमें मालूम है तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या होगा, एरिया होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा, और उसी से आ भी गया S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक, तो अभी और थर्ड इक्वेशन का भी करना है, तो इसको नोट कर लीजिए। इनफैक्ट ये लेफ्ट वाला तो जरूर नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन पे। अगेन थर्ड इक्वेशन के लिए S बराबर क्या था, S बराबर था एरिया। कौन सा एरिया, तो एरिया कौन सा, OABM, जो कि कितना आया था, हाफ OA प्लस BM इंटू AM, तो 2S बराबर U प्लस V इंटू T, तो U प्लस V और T फर्स्ट इक्वेशन से V माइनस U बाई A, तो 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, तो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। समझ रहे इस बात को, तो ये इक्वेशन थर्ड आ गया आपका। ठीक, किससे, ग्राफ के, ग्राफ की प्रॉपर्टीज क्या क्या यहां पे यूज हुई, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन। और दूसरा कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ, तो दूसरा जो ग्राफ की प्रॉपर्टी है वो ये है कि VT ग्राफ का एरिया, VT ग्राफ का एरिया क्या देता है हमें, तो VT ग्राफ का एरिया हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों जो ग्राफिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हीं के मदद से इनका डेरिवेशन किया गया। ठीक, फिलहाल ये दोनों चीजें आप 9th क्लास में पढ़े थे। अब एक बार फिर से इसका डेरिवेशन हमें करना है, यही इक्वेशन तीसरी विधि से, थर्ड मेथड से। जो सिग्निफिकेंट है अब वो है कैलकुलस मेथड। कौन सा मेथड,
डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले मेथड से। ठीक, तो इसको नोट करिए, फिर वो थर्ड मेथड स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट इसको एनओटी करके आगे देखिए। ठीक है, तो फिर तीसरा मेथड कौन सा? कैलकुलस मेथड। तो मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी t0 पे वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी t है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सपोज करें किसी समय पर इसकी वेलोसिटी v डैश है, वेलोसिटी v डैश है। तो एज वी नो दैट acceleration at any time, किसी समय पे कितना एक्सेलरेशन होता बताए थे? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होता है बेटा? dv बाई dt। तो dv बराबर क्या होगा? a dt। ठीक, अब इंटीग्रेशन करें, लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन, राइट साइड में इंटीग्रेशन। अब जो ये dv है ये स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है और dt जो है स्मॉल चेंज इन टाइम है। ठीक, तो dv चेंज इन वेलोसिटी है, तो पूरे a से b के लिए, a से b के लिए वेलोसिटी u से चेंज होकर के v होगा। तो ये लिमिट हो जाएगा u और लिमिट हो जाएगा v। और यहां क्या वेरिएबल है? टाइम। तो टाइम की मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। और कहां पे जाके हम खत्म कर रहे हैं? t पे। तो 0 से t के बीच में। ठीक, आ रही बात समझ में? अब यहां पे ध्यान दें, चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो नियम से dv का इंटीग्रेशन u से v। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो नियम ये कहता है कि कांस्टेंट को ये इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखेंगे, तो बाहर कर देंगे। किसका इंटीग्रेशन? dt का 0 से t तक। अब यहां पे छोटा सा फॉर्मूला, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, ये फॉर्मूला बताया है। तो dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dv का इंटीग्रेशन v होगा, लिमिट u से a। सिमिलर dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dt का इंटीग्रेशन t होगा, लिमिट 0 से t। अब इंटीग्रेशन का नियम क्या कहता है? तो एक बार अपर लिमिट लेंगे, एक बार लोअर लिमिट, और दोनों को माइनस करेंगे तो v माइनस u लेफ्ट में हो गया, राइट में हो गया a। t का अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0, तो v माइनस u बराबर 80 हो गया। तो v बराबर क्या आ गया? u प्लस 80। ध्यान से ये डेरिवेशन यहां प्रूफ करता है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि डेरिवेशन करते समय यहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तभी इसको बाहर निकाल लिए थे। आगे पास में यहां एक्सेलरेशन इंटीग्रेशन साइन से बाहर क्यों किए थे? इसलिए किए थे क्योंकि हम एक्सेलरेशन को क्या कहे हैं कि कांस्टेंट है और नियमतः कांस्टेंट को इस इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके वेरिएबल को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये कांस्टेंट बाहर, अगर ये कांस्टेंट नहीं होता तो इसे बाहर नहीं कर पाते, तब हमारा ये रिजल्ट भी नहीं आता। इसका मतलब कि ये जो इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं अब सही तरीके से प्रूफ हो रहा है। ये जो इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं ये तभी वैलिड है, ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि डेरिवेशन करते समय, डेराइव करते समय, इस इक्वेशन को निकालते समय हम एक्सेलरेशन को कांस्टेंट ट्रीट किए हैं, तभी ये डेरिवेशन हुआ है। इसका मतलब इसका यूज भी तभी करेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाए तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक, इसको क्या करिए? नोट करिए
फिर आगे बढ़ते हैं इक्वेशन किसकी तरफ की तरफ, सेकंड की तरफ। अब सेकंड इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए मान लें कि यहां पे एक ऑब्जर्वर हो, तो इसके लिए इसका पोजीशन xi मतलब इनिशियल पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे xf, और ये xi से xf इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो अब सेकेंड इक्वेशन के लिए अगेन वी नो दैट, क्या जानते हैं, तो वेलोसिटी, वी नो दैट वेलोसिटी एट एनी टाइम, किसी भी समय पे वेलोसिटी क्या होता है, तो v बराबर होता है dx बाई dt, और v बराबर होता है u प्लस at बराबर dx बाई dt। कहां से, इक्वेशन फर्स्ट से। कौन सा इक्वेशन फर्स्ट, मोशन का जो इक्वेशन फर्स्ट है v बराबर u प्लस a, तो इससे हमारे पास रिलेशन आया dx बराबर u dt प्लस at dt। अगेन सारे टर्म को इंटीग्रेट कर लें, dx x इनिशियल से कहां तक गया है, x फाइनल तक। समय यहां वेरिएबल टाइम है, u इनिशियल वेलोसिटी है, गिवन है, तो वो भी कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक। तो dt 0 से t तक, यहां भी टाइम वेरिएबल है, तो 0 से t तक। dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट x इनिशियल से x फाइनल तक। इधर u इनिशियल वेलोसिटी है जो कि गिवन है, तो u बाहर, dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक। पूरे इक्वेशन में एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर, t dt का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल, u t का dt का इंटीग्रेशन t, और t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2। कैसे, तो x dx का इंटीग्रेशन x के पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, इस फॉर्मूले से 0 से t हो गया। x फाइनल माइनस x इनिशियल को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, तो ये हो जाएगा u t माइनस 0, और ये a t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, ठीक। तो s बराबर कितना, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अब आपके समझ में आ रहा होगा कि हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे, मैथमेटिकल टूल्स, तो बताया था कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका यूज होगा आगे, चीजें जो रिलेशन है उन रिलेशन को डिराइव करने के लिए इसका यूज होगा, क्वेश्चंस करने के लिए यूज होगा। तो ये आपका हो गया, आ रही बात समझ में, बड़े ध्यान से क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं इसको बड़े ध्यान से सीखेंगे। एक तरह से ये आपका इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है, बेसिक एप्लीकेशन है, तो इसको सीखेंगे कि कैसे कैसे किया जा रहा है, ठीक। कोई समस्या होगी तो आप टेलीफोनिकली मुझसे संपर्क करेंगे कि हाँ सर ये चीज एक बार फिर बता दीजिए, तो हम आपको फिर से एक बार बता देंगे। आ रही बात समझ में, ठीक। चलिए तो फिर सेकेंड इक्वेशन को भी क्या करिए, नोट करिए। कैसे नोट करना है, तो ये मालूम है आपको कैसे नोट करना है, तो इसको नोट करिए।
आगे बढ़ते हैं, मिटा दे इसको, वेरी गुड, तो मिटा देते हैं। अब बात करते हैं इक्वेशन 3। अरे यार आदमी भी मिट गया है, कोई बात नहीं, फिर से बना देता है। इक्वेशन 3 की बात करते हैं। थर्ड ये पढ़ते हैं एक्सेलरेशन एट एनी पोजीशन, टाइम नहीं, एनी पोजीशन एक्स, एक्सेलरेशन किसी पोजीशन पे कितना, याद करिए v dv बाई dx, प्रीवियस क्लास से पहले बताए थे जब एक्सेलरेशन पढ़ाए थे। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है किसी x पर, किसी x पर, पोजीशन पर। तो a dx बराबर v की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू बदल रही है, पहले u था बाद में v हो गया, ठीक। a कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन से बाहर, dx x इनिशियल से x फाइनल तक, तो a dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट x इनिशियल से x फाइनल, इधर फिर से v स्क्वायर बाई 2 u से v, कैसे v स्क्वायर बाई 2, तो x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, तो v dv का भी इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 हो गया। इसको इंप्लीमेंट करें तो a x फाइनल माइनस x इनिशियल, इधर हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, तो a डिस्प्लेसमेंट बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2। इसका मतलब 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, तो ये इक्वेशन 3 हो गया। ध्यान रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में क्या नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बाकी सारे टर्म्स का यूज है। सेकेंड इक्वेशन में क्या नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ये भी याद रखेंगे। और थर्ड इक्वेशन में क्या नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है। तो तीनों इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा क्या नहीं है, ये भी याद रखना है न्यूमेरिकल करने के लिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो क्या नहीं है किस इक्वेशन में, उसी से मालूम चलेगा। तो इस बात को भी याद रखिएगा। तो ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब कि ऐसा मोशन जो नॉन यूनिफॉर्म हो लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो उसके लिए ये फॉर्मूले हैं और इन्हीं फॉर्मूले से न्यूमेरिकल होगा। तो ये इनका ये डेरिवेशन था, जिसमें से ये वाला जो मेथड है कैलकुलस मेथड, ये आपका 11th में, बाकी दो मेथड जो है वो तो 9th में भी आप पढ़े थे, उसको मैंने एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दिया। तो ये कैलकुलस मेथड की प्रैक्टिस करनी है आपको, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब होगा तो उसका वीटी ग्राफ कैसा होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ से क्या क्या चीजें निकलेंगी। तो कल के मतलब कि लेक्चर 9 में इसी मोशन का पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, कैसे ग्राफ होता है और किस तरीके से ये वर्क करेगा। ठीक, हमारी बात समझ में? चलिए तो फिर आज की सेवा यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का।